जय हिंद बच्चों। तो आइए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। कक्षा 9 भूगोल के पाठ्य पुस्तक को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका नाम है भारत भूमि एवं लोग। इसमें अध्याय 1 स्थिति एवं विस्तार के प्रश्न उत्तर को हम लोग देख रहे हैं। तो आइए इसमें कुछ प्रश्नों को हम लोग कर लिए हैं पहले के क्लासों में। आज के क्लास में हम लोग करते हैं बचे हुए प्रश्नों को। देखिए, कारण बताओ तक हम लोग प्रश्न के उत्तर को लिख चुके हैं पिछली कक्षाओं में। इस क्लास में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तो आइए देर न करते हुए इसके प्रश्न के उत्तर को हम लोग जानते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत से बड़े सभी देशों के नाम क्रमवार से लिखें। इसमें क्या बताना है कि भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत से बड़े जितने भी देश हैं ना, उनका नाम लिखना है क्रमवार से। तो आइए इन प्रश्नों को हम कॉपी पर लिख चुके हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए, प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत से बड़े सभी देशों के नाम क्रमवार से लिखें। तो देखिए इसका उत्तर कैसे लिखाएगा। भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत से बड़े सभी देशों का नाम निम्नांकित है, मतलब नीचे लिखे गए हैं। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। उसके बाद आता है कनाडा। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका लिखा हुआ है, इसको USA बोला जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 4 नंबर पर आता है चीन। 5 नंबर पर आता है ब्राज़ील। 6 नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर पर आता है हम लोगों का भारत देश। लेकिन हम लोगों को क्या बताना था? भारत से बड़े सभी देशों का नाम लिखना था, इसीलिए भारत से बड़े कुल कितने देश हैं? 6 देश हैं। इसको पुस्तक में भी आप लोगों को दिखा देते हैं, कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विश्व के 7 बड़े देश। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। उसके बाद है कनाडा। 3 नंबर पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। 4 नंबर पर आता है चीन। 5 नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश आता है ब्राज़ील। 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर पर अपना देश है भारत। देखिए जो 32.8 लिखा है ना, ये भारत का क्षेत्रफल लिखा हुआ है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो पहला प्रश्न के उत्तर को हम लोग देख लिए। भारत से बड़े कुल कितने देश हैं? 6 देश हैं, इसको याद रखना है। दूसरा प्रश्न में कहा है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूहों के नाम लिखें। बंगाल के खाड़ी और अरब सागर में भारत के जो द्वीप समूह स्थित है उसका नाम लिखना है हमें। तो आइए देखिए इसके उत्तर को। दूसरा प्रश्न है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूहों के नाम लिखें। नीचे लिखा गया है उत्तर इसका। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। बंगाल की खाड़ी में भारत का द्वीप कौन सा है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। और अरब सागर में भारत का द्वीप कौन है? तो उसका नाम है लक्षद्वीप समूह। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न में पूछा है भारत की स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले सभी पड़ोसी देशों का नाम लिखें। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 नंबर में, भारत के स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले सभी पड़ोसी देशों का नाम लिखें। देखिए भारत की स्थल सीमा 7 देशों को छूती है जो निम्न है। भारत की जो स्थलीय सीमा है ना, वो कितने देशों को छूती है? याद करना है, 7 देशों को छूती है। कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इसको मैप में हम आप लोगों को दिखा रहे हैं अभी। देखिए इस नक्शे को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये हमारा है भारत, पूरा देश भारत है, और ये है पाकिस्तान, और ये है अफगानिस्तान। इधर है चीन, इधर है नेपाल, भूटान ये छोटा सा देश, और बीच में बांग्लादेश है, और इधर है म्यांमार। ये पूरा क्या है? म्यांमार है। तो देखिए भारत की जो स्थलीय सीमा है कितने देशों को छूती है? इधर पाकिस्तान के सीमा से भारत का सीमा सटा हुआ है, अफगानिस्तान से, चीन से भारत का सटा हुआ है सीमा,
नेपाल से सटा हुआ है और भूटान से भारत की स्थलीय सीमा छूती है। बांग्लादेश को भी स्थलीय सीमा छू रही है और इधर म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाई है भारत। तो भारत से के स्थलीय सीमा से सटे कितने देश हैं? 1, 2, 3, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6 और म्यांमार हो गया 7। तो भारत, अब प्रश्न में पूछेगा कि भारत के स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले कितने पड़ोसी देश हैं? तो 7। कौन कौन? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, यही यहाँ पर लिखा गया है। उत्तर को आप लोग समझ लिए। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। देखिए 3 नंबर तक हो गया, भारत के स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले सभी पड़ोसी देशों के नाम लिखे। 4 नंबर में दिया है, भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं? माने भारत के उस राज्य का नाम बताना है जो किसी देश के साथ सीमा नहीं बनाता है और समुद्र तट को भी स्पर्श नहीं करता है। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्या लिखा है? भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं? तो देखिए इसका उत्तर दिया है, यहाँ पर लिखे हैं, वही वाला प्रश्न है ना, भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं? तो देखिए भारत के निम्न 5 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं? तो 5 राज्य है। वो कौन कौन सा है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। यही 5 गो राज्य है ना जो किसी विदेशी देश के साथ, जो दूसरे देश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं और ना ही समुद्र तट को स्पर्श करते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? तो भारत के कुल कितने राज्य हैं, ऐसे कितने राज्य हैं जो किसी देश के या अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं? तो वो हो जाएगा आपको 5। कौन कौन? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। आइए अब अंतिम प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न का। लघु उत्तरीय प्रश्न का ये 5वां प्रश्न क्या कह रहा है? जल संधि किसे कहते हैं? जल संधि। तो देखिए जल संधि को थोड़ा तोड़ने का प्रयास करें। जल और संधि, संधि मतलब होता है मिलन। तो दो बड़े जल राशियों को एक पतला रास्ता के माध्यम से जब जुड़ता है तो उसी को जल संधि कहते हैं। देखिए इसका उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है। जल संधि किसे कहते हैं? तो उत्तर है 2 बड़े जल निकायों। अब जल निकाय में क्या हो सकता? समुद्र हो सकता, महासागर हो सकता या झील हो सकता। तो 2 बड़े जल निकायों, समुद्र, महासागर या झीलों को आपस में जोड़ने वाला एक संकरा जल मार्ग जल संधि कहलाता है। संकरा का मतलब आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। संकरा मतलब होता है पतला रास्ता, यानी 2 बड़े जल राशियों को जैसे समुद्र, महासागर और झील को जोड़ने वाला एक पतला जल मार्ग क्या कहलाता है? जल संधि कहलाता है। जैसे समझिए आप लोग कि यहाँ पर मान लीजिए कि इधर एक बड़ा सा नदी है, तालाब है, चाहे सागर हो गया, इधर भी एक सागर हो गया और इन दोनों के जलों को एक पतला रास्ता, मतलब यहाँ से कराहा की तरह नहीं होता है जैसे हम लोग खेत में पानी वानी पटाते हैं तो नाली टाइप का, कराहा टाइप का, उसी तरह से जाता है ना। तो 2 बड़े जल राशियों का एक पतला रास्ता द्वारा जब जुड़ा जाता है तो वही क्या कहलाता है? जल संधि कहलाता है। तो ये प्रश्न का उत्तर आप लोगों को समझ में आया? 2 बड़े जल निकायों, समुद्र, महासागर या झील को आपस में जोड़ने वाला एक संकरा रास्ता या पतला जल मार्ग जल संधि कहलाता है। मार्ग मतलब होता है रास्ता। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए, इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में एक ही प्रश्न को दिया है, इसको भी इसी वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या कहा है? एक ही प्रश्न है, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का इसके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्पष्ट करें। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का इसके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें स्पष्ट करना है, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है उत्तर इसका,
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न एक ही प्रश्न इसमें दिया है, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का इसके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट करें। तो भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का इसके समय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। अब देखिए इधर हम पॉइंट की तरह बना दिए हैं, बिंदु बिंदु। भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। माने अक्षांशीय विस्तार भारत की कहाँ से कहाँ तक फैला है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। यहाँ देख लीजिए, आप लोग किताब में भी दिया है। देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश विषुवत रेखा से काफ़ी दूरी पर है तथा सूर्य की किरणें यहाँ अत्यंत तिरछी पड़ती है। परिणामतः यहाँ सूर्य ताप कम मिलता है। भारत के उत्तरी हिस्सों में सर्दियों में दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती है। इसके विपरीत 8 डिग्री 4 मिनट यानी भारत का निचला सीमा उत्तरी अक्षांश, भारत के इसके विपरीत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश विषुवत रेखा के काफ़ी निकट है। अतः यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती है और सूर्य ताप अधिक मिलता है। यही कारण है कि भारत के दक्षिण में के हिस्सों में दिन और रात की अवधि में बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं होता है, क्योंकि जो भारत का निचला सीमा है ना, वो विषुवत रेखा किसे कहते हैं, पृथ्वी के 2 भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा भारत का जो निचला हिस्सा होगा वो विषुवत रेखा के निकट होगा कि नहीं, निकट जरूर होगा। तो जब निकट होगा तो वहाँ प्रकाश भी ज़्यादा मिलेगा, गर्मी भी ज़्यादा पड़ेगी। लेकिन भारत का जो ऊपरी हिस्सा होगा 37 डिग्री 6 मिनट, वो विषुवत रेखा से थोड़ा ज़्यादा दूरी पर हो जाएगा, इसीलिए वहाँ पर थोड़ा कम धूप मिलेगा, कम गर्मी मिलेगी और वहाँ दिन रात की लंबाई में ज़्यादा का फर्क होगा। समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए यहाँ है लेह, जो लद्दाख की राजधानी है। लेह कहाँ की राजधानी है, लद्दाख की राजधानी है। में एक सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा दिन में 5 घंटे का अंतर होता है। लेह की राजधानी, भारत के सबसे ऊपरी सीमा जो है वो लेह है ना, लेह की राजधानी लेह जो लद्दाख की राजधानी है, वहाँ पर सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा दिन में 5 घंटे का अंतर होता है। जबकि केरल में यह 45 मिनट का ही अंतर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर धाए देखुर सुबह हो जाता है और धाए देखुर रात हो जाता है। लेकिन वहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा तिरछा पड़ती है, कहाँ, लेह में, इसलिए वहाँ दिन और रात की अवधि में ज़्यादा समय होता है अंतर में। यहाँ लिखा है भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला है, अर्थात भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। देखिए भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक फैला हुआ है और इन दोनों का देशांतरीय विस्तार लगभग कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। चूँकि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, माने पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाती है, 24 घंटे। अतः 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है तथा 30 डिग्री देशांतर पार करने में 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय लगता है। यही कारण है कि जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है उस समय कच्छ या सौराष्ट्र, जो कि कहाँ स्थित है, गुजरात में। गुजरात में एक जगह का नाम क्या है, कच्छ या सौराष्ट्र में अंधेरा रहता है और वहाँ 2 घंटे के बाद सूर्योदय होता है, क्योंकि दोनों के बीच लगभग कितने डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होगा ना, उस समय गुजरात में अंधेरा रहता है और वहाँ 2 घंटे के बाद क्या होता है, सूर्योदय होता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। तो भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का इसके समय पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ये आप लोग उत्तर के माध्यम से समझ चुके हैं। अब देखिए इसमें क्या था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया।
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, कारण बताओ। लघु उत्तरीय प्रश्न में सभी प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में एक ही प्रश्न दिया था, स्पष्ट करने के लिए बोला था अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का इसके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब अगला है मानचित्र कौशल। मानचित्र की सहायता से निम्नलिखित की पहचान करें, और इसमें दिया है 8 प्रश्न। देखिए इसको हम लोग मानचित्र के माध्यम से समझेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।